मध्यकालीन भारतीय सीरीज के आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के संबंध में। इस सेशन में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम जिस समय मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, यानी किन किन क्षेत्रों में या भारतीय क्षेत्रों में किन किन राजनीतिक वंशों का शासन था। दूसरा पॉइंट होगा संस्मनी वंश। संस्मनी वंश के संबंध में पढ़ेंगे कि संस्मनी वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे, संस्मनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तीसरा पॉइंट होगा भारत पर गोरी के आक्रमण कब कब हुए और किन राजनीतिक वंशों के विरुद्ध इनके द्वारा आक्रमण किए गए। और आज के सेशन का हमारा लास्ट पॉइंट होगा गोरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उनके संबंध में हम अंत में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। सर्वप्रथम हम देखेंगे भारत की पृष्ठभूमि कि भारत में किन किन राजनीतिक वंशों का शासन है। सर्वप्रथम हम ऊपर के क्षेत्र की बात करते हैं, फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर के इस समय के जो महत्वपूर्ण शासक हैं चक्रदेव, यहां पर शासन है चक्रदेव का। चक्रदेव के बाद में यहां नीचे की ओर महत्वपूर्ण दो राजनीतिक वंश है, एक इस क्षेत्र में पश्चिम के क्षेत्र में और एक उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में। और उत्तर भारत की ये बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में है और यहां पर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में है चौहान वंश। तो यहां राजस्थान के क्षेत्र में चौहान वंश का शासन है और चौहान वंश के इस समय के जो शासक हैं वो महत्वपूर्ण शासक है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। यहां पर कन्नौज के क्षेत्र में शासन करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश के कन्नौज में या इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है जयचंद। जयचंद बोलते हैं या जयचंद्र। तो ध्यान रखिएगा जयचंद्र के विरुद्ध आक्रमण होगा, चौहान के विरुद्ध भी आक्रमण, चौहान वंश के विरुद्ध भी आक्रमण होगा, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के विरुद्ध आक्रमण होगा जो महत्वपूर्ण आक्रमण होंगे। जयचंद के संबंध में जब आक्रमण होगा ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो यहां पर ये दो महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हैं। गुजरात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति जो गजनवी के समय पर भी शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति थी और गुजरात के समय पर गुजरात के ऊपर किया गया गजनवी के जो दो महत्वपूर्ण आक्रमण है उनके विषय में उनके संबंध में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ की राजनीतिक शक्ति है चालुक्य या सोलंकी वंश, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। और इस समय जो शासक हैं इस क्षेत्र में मूलराज सेकंड, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से संबंधित। मूलराज सेकंड का गुजरात पर शासन है। इस क्षेत्र बुंदेलखंड में चंदेल का शासन है। गजनवी के समय पर भी यहां पर चंदेल का ही शासन था। उस समय शासक थे विद्याधर और इस समय शासक है परमार्थ देव। यहां पर शासक है परमार्थ देव। इस क्षेत्र में बिहार में शासक है इंदुमल। और बंगाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश है, यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, यह है सेन वंश। सेन वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं लक्ष्मण सेन। तो ये ध्यान रखिएगा यहां के शासक है लक्ष्मण सेन। सेन वंश महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश होता है सेन वंश। इन सभी राजनीतिक वंशों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में किन किन राजनीतिक वंशों के द्वारा शासन किया गया, इनके महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, संस्थापक कौन थे और इनके सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए और इन वंशों के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए और स्थापत्य के क्षेत्र में इनके द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। ये उत्तर भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि है इस समय पर मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ। यहाँ के क्षेत्र में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और है यहाँ पंजाब के क्षेत्र में, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है और जिसकी राजधानी है लाहौर। और यहाँ पर शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति है मलिक खुसरो। मलिक खुसरो जो शासक हैं गजनवी वंश से संबंधित है और गजनवी वंश के ये अंतिम शासक होते हैं जिनको पराजित किया जाएगा गोरी के द्वारा और इस पूरे क्षेत्र को अपने गौर साम्राज्य में मिला लिया जाता है।
तो इस क्षेत्र में शासन करने वाले राजनीतिक शक्ति यानी पंजाब के क्षेत्र में शासन करने वाले शासक का नाम है मलिक खुसरो। यहाँ पेशावर में भी एक शासक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर अली करबाज का शासन है। मुल्तान का क्षेत्र है यहाँ पर, तो मुल्तान के क्षेत्र में यानी चिनाब और रावी नदियों का जहां पर संगम है, तो उसी क्षेत्र में उससे नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर मुल्तान है। और मुल्तान के इस समय पर जो शासन करने वाला राजनीतिक वर्ग है, यहाँ करामाती वर्ग का शासन है। और नीचे यहाँ पर इस क्षेत्र में जहां पर चिनाब का और सिंधु का संगम होता है, उससे नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर आता है उच्च क्षेत्र, और उच्च क्षेत्र में यहाँ पर भी सुमरा वर्ग का शासन है। और ये पूरा क्षेत्र यानी जो सिंध का क्षेत्र है, तो सिंध के क्षेत्र में शासन करने वाला जो राजनीतिक वर्ग है वो है सुमरा वर्ग। तो इन पर भी आक्रमण किया जाएगा। तो ये उत्तर भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस क्षेत्र में दक्कन के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति के रूप में यादव हैं, जिनकी राजधानी है यहाँ पर देवगिरी। इसके नीचे के क्षेत्र कर्नाटक में शासन करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति होंगे द्वार समुद्र के होयसल। ये वैसे आप याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे इन सभी राजनीतिक वंशों पर आक्रमण होगा सल्तनत के कुछ शासकों के द्वारा, और सल्तनत के दो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाले महत्वपूर्ण और प्रथम शासक होंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइमिंग में इन सभी क्षेत्रों को जीता जाता है, यहाँ के शासकों को पराजित किया जाता है। और इस क्षेत्र में यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है तेलंगाना के काकतीय। काकतियों का यहाँ पर शासन है। छत्तीसगढ़ के और इसमें मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में है त्रिपुरी के कलचुरी। तो कलचुरी का यहाँ पर शासन है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरी के कलचुरी यहाँ पर शासन कर रहे हैं। यहाँ पर हम तेलंगाना के क्षेत्र में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति काकतीय, और नीचे के इस क्षेत्र में शासन करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है पांडे। तो इन सभी पर आक्रमण होगा और इनको पराजित किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उनके उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा भी इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया जाता है। तो ये भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक वंशों का शासन है, विखंडन की स्थिति है, छोटे छोटे क्षेत्रों में शासक जो है शासन कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, और एक दूसरे शासक एक दूसरे की सहायता नहीं करते। ना तो गजनवी के आक्रमण के विरुद्ध सिर्फ आनंद पाल जयपाल की इनके द्वारा मदद की जाती है उत्तर भारत के शासकों की, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे की सहयोग नहीं करता। जिस समय चालुक्य पर आक्रमण होगा, तो चालुक्य पर आक्रमण के समय चालुक्य शासक के द्वारा चौहान पृथ्वीराज चौहान से मदद मांगी जाती है, लेकिन उनके द्वारा इनकी सहायता नहीं की जाती। बाद में इनके ऊपर आक्रमण होता है। यहाँ जय चौहान और जयचंद का आपस में यानी इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो एक दूसरे का ये विरोध करेंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जाकर के जयचंद गोरी की मदद करते हैं। इसके बीच में और भी यहाँ पर कुछ इनसे संबंधित कुछ कहानी है, तो उसके विषय में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यह है भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि। ध्यान रखिएगा कि किन किन राजनीतिक वंशों का किन किन क्षेत्र पर शासन है, इनके विषय में इन सभी वंशों के विषय में हम आगे चल करके विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं शंसबनी वंश का, कि शंसबनी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था और किन राजनीतिक शक्तियों के द्वारा शंसबनी वंश के शासकों को अपने अधीन किया गया, इसके विषय में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गौर साम्राज्य शंसबनी वंश यानी किस क्षेत्र में शासन करता था, उसकी राजधानी क्या थी। तो यहां पर ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है गौर, और यहां पर गजनवी वंश के बाद में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में शंसबनी वंश के शासकों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया जाता है। यहां पर इस क्षेत्र में आता है गजनी का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में है यहां पर हेरात का क्षेत्र। यहाँ तो हेरात और गजनी के बीच का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है गौर। तो ये एक रियासत, जिस रियासत की स्थापना की गई थी, शंसबनी वंश की स्थापना की गई थी मलिक संसद के द्वारा। मलिक संसद, तो मलिक संसद के नाम पर ही शंसबनी वंश कहा जाता है गौर क्षेत्र में, यानी गोरी के वंश को। तो गोरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरी किस वंश से संबंधित है, तो गोरी जिस वंश से संबंधित है वो है शंसबनी वंश, और इसके संस्थापक है मलिक संसद। तो मलिक संसद के द्वारा गौर क्षेत्र में एक रियासत की स्थापना की गई। लेकिन आगे चल करके जिस समय यहाँ सामानियों का अधिकार होता है, तो ये सामानियों के ही अधीन होते हैं, और सामानियों के गवर्नर के रूप में जब अल्पतगीन इस क्षेत्र में शासन करता है, तो उस समय पर भी सामानियों के अधीन ही रहते हैं। लेकिन अल्पतगीन जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है,
तो इनको विजिट करके वो अपने राज्य में इन सभी को शामिल कर लेता है, यानी यामिनी वंश या गजनवी वंश में इनको शामिल कर लेता है। आगे सुबुक्तगीन भी इनको अपने अधीन करता है, फिर गजनवी इनको अपने अधीन करता है। उनके उत्तरवर्ती शासकों में भी कुछ शासकों के ये जो है अधीन रहते हैं, जिसमें मसूद शाह है, इब्राहिम शाह है, यानी गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद शाह के उत्तराधिकारी आते हैं इब्राहिम शाह। उस समय पर भी इब्राहिम शाह के शासनकाल तक गौर क्षेत्र जो है वो अधीन रहता है गजनवी क्षेत्र के। लेकिन इसके बाद में इब्राहिम शाह के उत्तराधिकारी जब आते हैं बहराम शाह, तो उस समय पर गौर क्षेत्र के शासकों का और इनका आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस संघर्ष के विषय में हम देखेंगे कि किन शासकों के बीच में संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद में गौर यहाँ पर एक शक्ति के रूप में सामने आती हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं भारत और अन्य अपने निकटवर्ती अन्य क्षेत्रों में। तो मलिक संसद के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर जो शासन करने वाले महत्वपूर्ण शासक हैं वो है इब्ने सूर। इब्ने सूर के बाद में अबू अली के द्वारा शासन किया जाता है। अबू अली के बाद में अजीजुद्दीन के द्वारा शासन किया जाता है। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अजीजुद्दीन के यहाँ पर 3 पुत्र होते हैं। सैफुद्दीन सूरी बोला जाता है इनको। अजीजुद्दीन के ये पुत्र हैं यहाँ पर। अजीजुद्दीन के टाइमिंग तक ये है गजनी के अधीन, लेकिन इसके बाद में ये जो शासकों का टाइमिंग यहाँ पर आएगा, तो इन टाइमिंग में या इस टाइमिंग में इन शासकों के समय पर गौर गजनवी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके और अपने साम्राज्य के अधीन करते हैं, अपने साम्राज्य का एक अपने निकटवर्ती क्षेत्रों पर विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। तो सैफुद्दीन सूरी हैं। इनके छोटे भाई हैं बहाउद्दीन। इनको बोला जाता है बहाउद्दीन शाम, ध्यान रखिएगा, बहाउद्दीन शाम। और बहाउद्दीन शाम के एक और भाई हैं, ये प्रारंभिक रूप से एक महत्वपूर्ण शासक होंगे गौर क्षेत्र के, अलाउद्दीन हुसैन। इसको ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन एक महत्वपूर्ण शासक हैं मोहम्मद गोरी या ग्यासुद्दीन मोहम्मद से पूर्व के। यहां पर शासक हैं जिस समय पर यह संघर्ष प्रारंभ होता है। इस शासक से पूर्व के शासकों के गौर क्षेत्र के शासक अधीन रहते हैं। बहराम शाह। तो बहराम शाह का इस समय शासन है किस क्षेत्र में? गजनी क्षेत्र में। तो गजनवी का ये उत्तराधिकारी के रूप में है बहराम शाह। तो इसके द्वारा बहराम शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है, यानी अजीजुद्दीन की मृत्यु के बाद में उनका जो बड़ा पुत्र है सैफुद्दीन वो शासक बनेगा। इसके द्वारा सैफुद्दीन पर आक्रमण किया जाता है, सैफुद्दीन को इसके द्वारा पराजित किया जाता है और सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब सैफुद्दीन के बाद में उनका छोटा भाई बहाउद्दीन शाम यहाँ शासक बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ समय में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में फिर शासक बनेगा यहाँ पर अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन ये काफी महत्वपूर्ण शासक होगा और ये एक योग्य शासक होता है या योग्य व्यक्ति होता है। ये अपनी शक्ति को सुदृढ़ करता है। अपनी शक्ति को सुदृढ़ और संगठित करने के बाद में ये बहराम शाह के विरुद्ध आक्रमण करता है। को ध्यान रखिएगा, बहराम शाह सैफुद्दीन पर आक्रमण करता है, सैफुद्दीन की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहाउद्दीन शाम शासक बनेगा, लेकिन बीमारी के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है और बहाउद्दीन शाम के बाद में अलाउद्दीन हुसैन शासक बनेंगे। अलाउद्दीन हुसैन बहराम शाह पर आक्रमण करते हैं, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेते हैं और बहराम शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। बहराम शाह युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। भागने के बाद में ये गजनी क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, यानी अलाउद्दीन हुसैन गजनी क्षेत्र को अधिकार करके पूरी गजनी को जला देता है। ये द्वेष में होता है, गुस्से में होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पूरी गजनी को इसके द्वारा जला दिया जाता है। यहां तक कि ये गजनी के या गजनवी के जो उत्तराधिकारी या उनके पूर्ववर्ती जो उसके वंश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, उनकी हड्डियों को कब्र से निकाल करके उनको भी जला देता है। तो इस क्षेत्र में लगभग 7 दिन तक ये अधिकार करके रखता है, फिर वापस अपने गौर क्षेत्र में आता है। लेकिन बहराम शाह इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण इस समय पर सल्तनत है सल्जूक सल्तनत, और सल्जूक के शासक का नाम है संजर। तो संजर बहराम शाह की मदद करते हैं और उसका क्षेत्र यानी गजनी का क्षेत्र उसको वापस दिला देते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि निर्बल उत्तराधिकारी को दौर है, इसको हटा करके फिर इनके उत्तराधिकारी इसको अपने अधिकार क्षेत्र में पुनः ले लेते हैं, दोबारा से इस पर अधिकार कर लेते हैं।
अब अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु के बाद में यहां पर जो शासक बनेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा और उन्हीं के संबंध में हम अब पढ़ेंगे विस्तार से। तो अलाउद्दीन हुसैन के बाद उत्तराधिकारी बहाउद्दीन शाम के जो पुत्र होते हैं वो यहाँ पर साम्राज्य की भागडोर अपने हाथ में लेते हैं। बहाउद्दीन शाम के दो पुत्र होंगे, गियासुद्दीन मोहम्मद, और यहां दूसरे पुत्र हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद। यही है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में जो नियुक्त होते हैं वो गियासुद्दीन मोहम्मद नियुक्त होते हैं। गियासुद्दीन मोहम्मद शासक बनते हैं और ये जो शासक बनते हैं 1163 में शासक बनेंगे और 1202 तक ये गौर क्षेत्र पर शासन करते हैं। गियासुद्दीन मोहम्मद 1163 से लेकर के 1202 तक गौर क्षेत्र में शासन करते हैं। लेकिन 1163 के बाद 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गजनी क्षेत्र पर अधिकार करते हैं और गजनी क्षेत्र पर एक शासक की भांति शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में अच्छे अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद अपने आप को शासक घोषित नहीं करते बल्कि अपने भाई के एक गवर्नर के रूप में, अपने भाई के सामंत के रूप में या अपने भाई के सूबेदार के रूप में गजनी क्षेत्र से शासन चलाते हैं। यानी जो गियासुद्दीन मोहम्मद हैं वो गौर क्षेत्र से और इस पश्चिम के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार करेंगे और जो यहाँ शिहाबुद्दीन मोहम्मद हैं वो गजनी को अपना केंद्र बनाते हैं और केंद्र बना करके शासक नाम से उन्हीं के ही शासन करेंगे, लेकिन यहाँ केंद्र बना करके और भारत के क्षेत्रों पर इनके द्वारा आक्रमण किया जाएगा और इन क्षेत्रों को जीत करके अपने गौर साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो 1173 से लेकर के 1202 तक ये अपने भाई के अधीन शासक के रूप में शासन करते हैं। लेकिन 1202 में इनकी मृत्यु के बाद फिर ये शासक बनते हैं और 1202 से लेकर के 1206 तक से 1206 तक ये इनका पीरियड होगा और ये यहां पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करेंगे। इनको लंबा समय नहीं मिल पाता शासन करने का, 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है शंसवनी वंश। शंसवनी वंश के महत्वपूर्ण शासक, जिसमें महत्वपूर्ण शासक होंगे अलाउद्दीन हुसैन के समय पर गौर एक शक्ति के रूप में ये रियासत उभर कर सामने आती है और अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से विस्तार का कार्य किया जाएगा गियासुद्दीन मोहम्मद और शिहाबुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। गियासुद्दीन मोहम्मद उतना कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन गियासुद्दीन मोहम्मद के सिपा सलार के रूप में या उनके एक नायब के रूप में जो साम्राज्य का विस्तार करेंगे वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद करेंगे। बाद में 1202 में अपना राज्याभिषेक करके ये शासक बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शिहाबुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। अभी हमने भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी, किन किन राजनीतिक वंशों पर इनके द्वारा शासन किया जाएगा। जैसे जैसे हम आक्रमण को पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आप लोग देखिएगा कि किस किस क्षेत्र में शासन इनके द्वारा आक्रमण किया जा रहा है और उस क्षेत्र में किन राजनीतिक वंशों का शासन है। यहां पर हम ध्यान से देखिएगा, एक स्थिति क्लियर कर लेते हैं कि ये आक्रमण का जो रास्ता रहेगा वो कौन सा इनके द्वारा अपनाया जाएगा प्रारंभिक रूप से, और फिर बाद में किन किन रास्तों से भारत किस रास्ते से ये भारत पर आक्रमण करेगा। तो पेशावर के जस्ट सामने काबुल को जोड़ने वाला जो एक महत्वपूर्ण दर्रा है यहाँ पर जो पास है वह है खैबर दर्रा, जो हमने पहले भी इससे पहले सेशन में इस विषय में डिस्कस किया था, क्योंकि गजनवी ने भी इसी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया था और इस क्षेत्र से आक्रमण किया था। इस क्षेत्र में यहाँ पर है गोमल दर्रा, तो गोमल दर्रे से आक्रमण गजनवी के द्वारा भी किया गया और गोरी के द्वारा भी गोमल दर्रे और यहाँ पर खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण किया जाएगा। और प्राचीन काल से लेकर और मध्यकाल तक भारत पर आक्रमण इन दो महत्वपूर्ण दर्रों से किया जाता है। इसके अलावा बोलन दर्रा यहाँ के चित्र में आता है, तो उससे भी भारत में आक्रमण किया जाता है। प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे कि जो मध्य एशिया या अन्य चीन के क्षेत्र की कुछ जनजातियों के द्वारा और हिंद यवन शासकों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, वो सभी इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए किया गया भारत के ऊपर। तो ये दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं इस समय पर। तो यहाँ से जो गौर क्षेत्र है
अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है, तो गौर जो सत्ता है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से भारत पर आक्रमण होगा। और प्रारंभिक रूप से जो आक्रमण के लिए जो गोरी जिस रास्ते को फॉलो करेगा, जिस रास्ते से भारत पर आक्रमण करेगा, वो दर्रा यहाँ पर होगा गोमल दर्रा। तो इससे पहले आक्रमण होगा। इसके सामने यहां पर आप देखेंगे सर्वप्रथम यहां पर पड़ता है मुल्तान का क्षेत्र, तो मुल्तान पर इसके द्वारा आक्रमण किया जाएगा और यह आक्रमण की टाइमिंग होगी 1175। अभी हमने देखा कि गजनी क्षेत्र पर इसके द्वारा कब अधिकार किया गया था, और ये सत्ता कहां से चला रहा है, अपने इस क्षेत्र से, यहां से। यहां पर है गजनी का क्षेत्र, यह है गौर का क्षेत्र। तो 1173 में यहां पर एक अपने भाई के अधीन शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ करता है, और उसके 2 साल के बाद 1175 में अपने साम्राज्य विस्तार के रूप में इधर की ओर आएगा और 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करेगा। और मुल्तान पर अभी हमने डिस्कस किया था किस वर्ग का यहां पर शासन था। 1175 के बाद में फिर इसका आक्रमण होगा सिंध क्षेत्र पर, और सिंध में यहां पर सुमरा वर्ग का शासन है। और ये जो टाइमिंग होगी 1175 के तुरंत बाद 1176 में इनको पराजित किया जाता है, और पराजित करने के बाद में फिर इसका आक्रमण होगा इधर के क्षेत्र में, यानी गुजरात पर। ये गुजरात पर आक्रमण करेगा, और गुजरात में इस क्षेत्र में यहां पर है जो अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर के रूप में माउंट आबू। तो माउंट आबू के निकटवर्ती क्षेत्र में जिसको बोला जाता है काश हद, तो काश हद पे इसके द्वारा आक्रमण किया जाएगा। और काश हद में जो शासन करने वाला राजनीतिक वंश है वो है गुजरात का सोलंकी या चालुक्य वंश। अभी डिस्कस किया था शासक मूलराज सेकंड, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर ये युद्ध जो कहलाता है ये काश हद का युद्ध कहलाएगा, और इसकी जो टाइमिंग है 1178। तो 1178 गुजरात पर आक्रमण होगा। यहीं पर इनकी राजधानी आती है सोलंकी वंश की, यानी चालुक्य वंश की, नीचे के क्षेत्र में पाटन के आसपास का क्षेत्र आता है अनहिलवाड़। लेकिन राजधानी से पहले ही ऊपर के क्षेत्र में सिरोही जनपद जो राजस्थान का जनपद है, तो ये क्षेत्र भी राजस्थान का नीचे वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उस पर भी सोलंकियों का अधिकार था। तो यहां पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस युद्ध में ये महत्वपूर्ण युद्ध होगा। मूलराज सेकंड की जो महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाने वाले जो उनकी संरक्षिका नायक देवी या नायिका देवी, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। नायिका देवी, नायिका देवी मूलराज सेकंड की ये संरक्षिका होती है। तो नायिका देवी के द्वारा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, और इस युद्ध में गोरी को पराजित किया जाता है। तो गोरी की इसमें पराजय होती है। गोरी इस युद्ध में पराजित होता है। गोरी की इस युद्ध में पराजय होती है। तो ये भारत में गोरी की प्रथम पराजय होगी। मूलराज सेकंड उसको पराजित करता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर नायिका देवी के द्वारा निभाई जाती है। युद्ध का शद का कहलाता है। इससे संबंधित सारे पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। यहां से हारने के बाद गोरी वापस जाएगा और इस रास्ते से दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि यह रास्ता दुर्गम रास्ता होता है, रेगिस्तान के क्षेत्र से यानी थार मरुस्थल से होकर के गुजरता है, जिससे एक लंबा सफर करने पर सैनिकों का मनोबल टूटता है। तो इस रास्ते को वो दोबारा से नहीं अपनाएगा भारत में आक्रमण करने के लिए, और अब भारत पर आक्रमण के लिए दूसरे रूट का प्रयोग करेगा, और ये होगा खैबर दर्रे से होते हुए भारत पर आक्रमण। अब जितने भी आक्रमण किए जाएंगे गोरी के द्वारा, वो इसी रास्ते से होते हुए भारत के मुख्य क्षेत्र पर उसके द्वारा आक्रमण किए जाएंगे। तो ये पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा। और 1178 के बाद 1179 में 1179 में, क्योंकि खैबर काबुल के बाद में जो महत्वपूर्ण जो पहला शहर इस क्षेत्र में पड़ता है खैबर दर्रे के बाद, वो है महत्वपूर्ण शहर के रूप में पेशावर, और यहाँ पर शासन करने वाले राजनीतिक शक्ति के रूप में अली करबाज हैं, उनको पराजित किया जाएगा। पराजित करने के बाद अब यहाँ पर जो गजनी वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है, इस क्षेत्र पर तो अधिकार कर लिया गया, और यहीं पर ही गजनी वंश अभी तक अस्तित्व में है, इसको भी समाप्त किया जाएगा, और गजनी वंश यहाँ से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी गजनी वंश का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर है मलिक खुसरो। मलिक खुसरो के निकटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं उनकी किलों को जीता जाएगा, और ये किलों का सफर 1179 के बाद से स्टार्ट होता है और 1186 तक
इससे पहले भी लाहौर पर आक्रमण होगा, लेकिन पूर्ण रूप से 1186 में लाहौर पर अधिकार इसके द्वारा कर लिया जाता है और मलिक खुसरो को यहां से बच्चूत कर दिया जाता है और इस पूरे क्षेत्रों को इसके द्वारा जीत करके अपने गौर साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। अब इस पंजाब के क्षेत्र तक, यानी पंजाब के क्षेत्र तक अधिकार हो गया गौरी का। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में, या उसके बाद जो क्षेत्र आएगा वो क्षेत्र होगा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का। लेकिन हरियाणा और दिल्ली पर इस समय शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति है जिनकी सत्ता का केंद्र है अजमेर। अजमेर से शासन चल रहा है पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन अधिकार क्षेत्र में उनकी दिल्ली भी है और हरियाणा का ये क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत है। तो सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी चौहान वंश के सीमावर्ती क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहां पर इनके बीच में पहले लड़ाई लड़ी जाएगी और यह होगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जाएगी, तराइन का प्रथम युद्ध, और यह टाइमिंग होगी 1191 में मोहम्मद गोरी एक सेना लेकर के पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध अभियान करेगा। लेकिन इस अभियान में पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई गोविंद राय के द्वारा बहादुरी से नेतृत्व किया जाता है और मोहम्मद गोरी को यहां पर पराजित किया जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी पराजित होता है। इसमें कई जानकारी यहां पर मिलती है कि जो पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय, उनके तीर से घायल होकर के, जिस समय पर इनको तीर लगता है, तीर से घायल होने के बाद में यहाँ एक जानकारी प्राप्त होती है। दो जानकारियों में एक जानकारी है कि जिस समय पर गोविंद राय का तीर मोहम्मद गोरी को लगता है, तो वो तीर लगने से जब घायल होता है, घायल होने के बाद जब घोड़े से गिर रहा होता है, तो उसके निकटवर्ती उसी के सैनिक के द्वारा अपने घोड़े से उसके घोड़े पर छलांग लगा करके उसको गिरने से बचाया जाता है और युद्ध के मैदान से उसको लेकर के निकल जाता है। दूसरी जानकारी यहां पर मिलती है कि जिस समय गोविंद राय के द्वारा इसको घायल किया गया और एक घोड़े से नीचे गिर गया और गोविंद राय के द्वारा समझा गया है कि गोरी की मृत्यु हो गई है और उनके द्वारा इनको छोड़ करके युद्ध में अन्य सैनिकों या अपने युद्ध में अपने सैनिक भागते हुए सैनिकों को पराजित करने या पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए उनके द्वारा वो उनको छोड़ करके निकल जाते हैं। बाद में उनके सैनिक गोरी को ढूंढते हुए आते हैं और ढूंढते हुए जब वो रात को पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोरी जिंदा है और उसको वो उठा करके फिर गजनी ले जा लेते हैं। तो यहाँ ये दो घटनाएं। लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद में गोरी के द्वारा शपथ ली जाती है, एक प्रण लिया जाता है कि जब तक वो इस युद्ध को या पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर लेगा तो युद्ध में जो उसके द्वारा कपड़े पहने गए थे उनको वो नहीं चेंज करेगा। और इसके अलावा दूसरा उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, जो प्रण लिया जाता है, वो ये रहता है कि वो अपने हरम में भी नहीं जाएगा, यानी कि अपनी पत्नी के पास में नहीं जाएगा, अपने हरम में दाखिल नहीं होगा। तो वो युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध की तैयारी में अपने भाई से मदद लेगा जो गौड़ क्षेत्र में है और अपनी सेना को संगठित करेगा। जिस सैनिकों के द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध में उसका पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया गया था उनको दंडित किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी जिसमें खिलजी होंगे और कुछ गजनी सैनिक होंगे। तो उनको उसके द्वारा दंडित करने के बाद में अपनी सेना को संगठित करके उनको मनोबल बढ़ा करके फिर दोबारा से आक्रमण किया जाएगा और ये आक्रमण होगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इस 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध में यहां पर जो कन्नौज के शासक हैं जयचंद के द्वारा गोरी की मदद की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध होगा, दोनों ही इनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की दूसरी हार होती है, पहली हार यहां पर होगी और दूसरी हार तराइन के प्रथम युद्ध में होती है। गोरी द्वितीय युद्ध में जीतता है और दिल्ली और पूरे राजस्थान के क्षेत्र पर इसका अधिकार हो जाता है। यहां अधिकार करने के बाद में यह अपने गुलाम जो इस दूसरे युद्ध में 1192 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐबक, उस ऐबक को अब दिल्ली और उत्तर भारत के जो क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं उनका सूबेदार उसको नियुक्त करके ये वापस चला जाता है। फिर बाद में यानी जयचंद के ऊपर आक्रमण होगा और जयचंद के ऊपर किया गया जो आक्रमण है वो महत्वपूर्ण युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में 1194 में
जयचंद को पराजित किया जाता है। जयचंद को पराजित करके इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता है और इस क्षेत्र पर अधिकार करके इसको भी दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। यहां इस क्षेत्र में यानी चंदावर जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो चंदावर के क्षेत्र के बाद में ये ग्वालियर के किले को जीतेगा। ग्वालियर के साथ साथ में यहाँ जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, बयाना किला है यहाँ, तो बयाना और ग्वालियर इन दोनों पर आक्रमण करेगा। इन दोनों को भी इसके द्वारा जीता जाता है 1194 के बाद 1195 में। तो इस क्षेत्र तक इसका अधिकार हो जाता है, यानी उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है। अभी गुजरात का क्षेत्र यहां बचा है। गुजरात में शासक यहां मुर्रा सेकंड के बाद में परिवर्तित होकर के भीम सेकंड आ गए, लेकिन उनको पराजित करेगा ऐबक। तो यहां पर इस क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद में गौरी वापस चला जाता है और इस पूरे क्षेत्र में यहां जो सत्ता का संचालन करेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1195 के बाद यहां अजमेर पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि अजमेर में विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1196 में आक्रमण किया जाता है अजमेर में। और इनके संबंध में हम आगे दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेशन के अंतर्गत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं। उसके बाद में यहां पर आक्रमण होगा, सोलंकी वंश पर आक्रमण होगा, फिर यहां बदायूं के क्षेत्र पर आक्रमण होगा। बदायूं के बाद में फिर यहां बुंदेलखंड पर आक्रमण होगा। बुंदेलखंड के बाद में इस बिहार और इधर बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण होगा। तो इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के क्लास के अंतर्गत। अभी मोहम्मद गोरी का, क्योंकि मोहम्मद गोरी इन यहाँ 1195 के आक्रमण में ये इनके साथ में सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक भूमिका निभाता है, एक सहायक सेनापति के रूप में होता है। लेकिन इन सभी जो ये आक्रमण अजमेर पर होगा, फिर इधर गुजरात पर होगा, नीचे बुंदेलखंड पर होगा, तो इनमें ये अपने डायरेक्ट अपने निर्णय के हिसाब से या अपने निर्णय के स्वतंत्र रूप से यहां पर आक्रमण करेगा। अभी सूबेदार तो है गोरी का, सूबेदार गोरी का ही है, लेकिन गोरी के साथ में आक्रमण नहीं करेगा। ये अपने आप अकेला इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके इनको विजित करेगा और इन्हीं अपने ही एक सहायक सिपहसालार या गोरी के गुलाम जिनका नाम है बख्तियार खिलजी, उनको इधर आक्रमण के लिए भेजेगा, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतेंगे, जिसको हम विस्तार से ऐबक की क्लास में, ऐबक के सेशन में विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहां लाहौर के क्षेत्र यानी पंजाब के क्षेत्र में 1205 1205 खोकर जाति के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है। इस विद्रोह का दमन करने के लिए मोहम्मद गोरी अपने क्षेत्र यानी अब गौर से आएगा, गौर से यहां पर आएगा, खोकर जाति का पूरी तरह दमन करता है। ये इनके मैक्सिमम जितने विद्रोही होते हैं उनको मार दिया जाता है। इसको यहां दमन करने के बाद इस अभियान में, खोकर जाति के विरुद्ध अभियान में, यहां से ऐबक और ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसको सहयोग दिया जाता है, जिसमें ये उनकी प्रशंसा करता है और इल्तुतमिश को यहाँ उपाधि भी देते हैं। आगे चल के इल्तुतमिश के सेशन में हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इस क्षेत्र में खोखरों को पराजित करने के बाद जब ये वापस जा रहा होता है, तो वापस जाते हुए जब ये रात में विश्राम करता है, तो विश्राम करने के समय पर एक खोकर व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और यहां 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में इधर का पूरा सिंध का क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र, इधर लाहौर और दिल्ली या उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में और इधर गजनी के क्षेत्र में इसके जो अलग गुलाम होते हैं, क्योंकि गोरे का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसके गुलाम ही उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। यहां पर मुल्तान और सिंध के क्षेत्र पर कुबाचा के द्वारा, जिनके साथ ऐबक और फिर आगे इल्तुतमिश का भी संघर्ष चलेगा,
लेकिन ऐबक अपनी कूटनीति के द्वारा इस संघर्ष को अपने पक्ष में कर लेता है, लेकिन इल्तुतमिश इन सबको पराजित करता है। पराजित करने के बाद इन पूरे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता है। तो कुबाचा का सिंध के क्षेत्र पर अधिकार होगा, सिंध के साथ साथ में मुल्तान के क्षेत्र पर भी ये अधिकार करेगा। इसके दूसरे जो गुलाम होंगे यल्दूज, तो यल्दूज के द्वारा गजनी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। तो गजनी के शासक के रूप में यल्दूज रहेंगे और भारत, इधर लाहौर और भारत के पूरे क्षेत्र पर ऐबक का अधिकार हो जाता है। ऐबक का भारत के मुख्य क्षेत्र यानी दिल्ली और लाहौर पर अधिकार हो जाता है। तो इन तीन गुलामों में यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है और इधर बंगाल और जो बिहार का क्षेत्र होता है, यहां पर खिलजी शासन करते हैं, लेकिन खिलजी की हत्या कर दी जाती है अली उनके सहायक के द्वारा, और उनके सहायक के द्वारा हत्या करने के बाद में फिर ये भी यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से ऐबक से अपने राज्य की अनुमति लेते हैं और ऐबक के सहायक के रूप में शासन करते हैं। लेकिन आगे चलकर के ऐबक की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र शासक की भांति यहाँ पर अली मर्दान के द्वारा शासन किया जाता है। तो इस तरह से एक बड़ा साम्राज्य गोरी का वो विभाजित हो जाता है। लेकिन गौर क्षेत्र में जो मोहम्मद गोरी का जो वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होता है वो होता है उनका भतीजा जो गयासुद्दीन मोहम्मद, इनका बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद का बेटा गयासुद्दीन महमूद, वो गौर क्षेत्र में यहाँ पर शासक बन जाते हैं। गयासुद्दीन महमूद ये इनके वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं। गयासुद्दीन महमूद से ही ऐबक दास्ता से मुक्त होता है, यानी गयासुद्दीन महमूद दास्ता से मुक्त करेगा ऐबक को, और दास्ता से मुक्त करने के बाद में इनको एक शासक, स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इसके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके साथ में ये कूटनीति का प्रयोग करेगा कुबाचा के साथ, यल्दूज के साथ में, उसके विषय में भी हम ऐबक के पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो ये है महत्वपूर्ण घटनाएं या मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का ये क्रम है, किन किन क्षेत्रों पे और कब कब ये आक्रमण किया गया, और मोहम्मद गोरी के बाद में उनके साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए और गौर क्षेत्र का उत्तराधिकारी कौन था। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के संबंध में, इसी से संबंधित। गौर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पॉइंट इससे संबंधित पूछा जाता है कि एक महत्वपूर्ण सूफी संत है जो भारत में मोहम्मद गोरी के साथ में आते हैं और अजमेर को अपने आध्यात्मिक केंद्र के रूप में चुनते हैं और अजमेर में ही तपस्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक कार्य यहाँ पर करते हैं अजमेर के क्षेत्र में, और अजमेर में ही उनकी दरगाह है। और इन सूफी संत का नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये महत्वपूर्ण है। जैसे गजनवी के साथ में आने वाले महत्वपूर्ण विद्वान होते हैं अल बरूनी, उनके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके द्वारा किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई, वो महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे ही इनके साथ में भारत आने वाले जो महत्वपूर्ण संत हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की जाती है। चिश्ती सिलसिले के पहले जो शेख होंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे, अजमेर में इनकी दरगाह है और आगे चल करके भारत में एक महत्वपूर्ण सिलसिले के रूप में ये स्थापित होता है। इनके शिष्य के रूप में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण होते हैं जिनको जो दिल्ली के क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक केंद्र के रूप में दिल्ली को चुनते हैं और दिल्ली के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, और ऐबक भी इनसे प्रभावित होता है और इन्हीं की स्मृति में ऐबक के द्वारा मीनार का निर्माण किया जाता है। इसके विषय में हम ऐबक के सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। शेख बख्तियार काकी खिलजी, शेख बख्तियार काकी खिलजी, ये महत्वपूर्ण मोइनुद्दीन चिश्ती के
ये शिष्य होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं और एक बड़े संत होते हैं और इनके द्वारा दिल्ली के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया जाता है। और एक इनके फखरुद्दीन राजी, इनके दरबारी दार्शनिक होते हैं। फखरुद्दीन राजी, इनके दरबारी इतिहासकार के रूप में हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण होती है। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर नामक पुस्तक हसन निजामी के द्वारा लिखी जाती है। इसी पुस्तक के द्वारा मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं गोरी के संबंध में कि गोरी भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने में ये सफल होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके एक पॉइंट और रहेगा यहाँ पर कि जिस समय ये इस क्षेत्र में यानी कि गढ़वाल वंश को के क्षेत्र में अधिकार कर लेता है और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र को पराजित कर देता है, तो उस क्षेत्र में जो सिक्के चल रहे होते हैं यानी गढ़वाल वंशी शासकों के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते हैं, तो उन सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन होता है। तो ये उनको परिवर्तित नहीं कराता और उन्हीं के ऊपर यानी लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन रहता है और उन सिक्कों को वैसे ही यथावत रूप से चलाया जाता है और उनके ऊपर अपना नाम ये मोहम्मद बिन शाम, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद गोरी का नाम है, मोहम्मद बिन शाम। अभी हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद किसका बेटा था, तो बहाउद्दीन शाम का। तो ये बहाउद्दीन शाम का बेटा है, तो नाम यहां पर यानी बिन शाम यानी शाम का बेटा मोहम्मद, तो अपने सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम ये अंकित करा देता है। तो इसमें यहां क्वेश्चन बनता है कि किस शासक के द्वारा, मध्यकालीन भारत के किस शासक के द्वारा अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन कराया गया था। तो वो होते हैं मोहम्मद बिन शाम यानी मोहम्मद गोरी। जैसे गजनवी ने जिस समय ऊपर हिंदू शाही वंश के शासकों को पराजित किया और उस क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो वहां पर उन जयपाल और आनंदपाल यानी जयपाल के जो सिक्कों पर नंदी चिन्ह और घुड़सवार जो पहले से अंकित थे, वैसे ही उसके द्वारा उन सिक्कों को चलाया गया और उन सिक्कों पर अपना नाम उसके द्वारा अंकित कराया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि गजनवी ने अपने सिक्कों पर शाही वंश के घुड़सवार और नंदी चिन्ह का अंकन कराया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो गोरी के साथ भारत आए और उनके शिष्यों के रूप में बख्तियार काकी खिलजी ये भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। फखरुद्दीन राजी इनके दरबार के महत्वपूर्ण दार्शनिक होते हैं। हसन निजामी इनके इतिहासकार होते हैं, इनके द्वारा ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी गई और मोहम्मद बिन शाम इनके द्वारा अपने सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आशा करता हूं कि मोहम्मद गोरी से संबंधित जितने सभी पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, जिनको हमने मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।